अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। बज़ाहिर लग रहा है तो की जा रही थी इसका सारा मलबा बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आएगा, लेकिन आज अडयाला जेल में बानी PTI ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की, इस पूरे मामले पर अपना इज़हार ख्याल किया। उन्होंने आज मीडिया नुमाइंदगान से क्या कहा गुफ्तगू में, पहले आपको वो बताते हैं। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा, ये बानी PTI का कहना है। अगर डर होता तो जुडिशल कमीशन बनाने की बात ना करता। इसके साथ नवाज शरीफ के इल्ज़ामात असलियत इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वाज़ेह हो जाएगी। कल मियाँ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें खान साहब के हवाले से कुछ बात की थी, बताया था कि उनके दौरे हुकूमत में खासी महंगाई हुई थी। इसके साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बात की कि चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकटें गिरा दी हैं, हमारे खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस जो है 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया, ये बानी PTI कह रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ज़ेर समात रेफरेंस पर चीफ जस्टिस कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं। हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स देकर ये जो जज जो इस केस की समात करेंगे उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। उन्होंने कहा पूरा मामला चीफ जस्टिस अपनी एक्सटेंशन और हुकूमत अपनी जो मेजॉरिटी है पार्लियामान में उसको बरकरार या 2/3 तक रखने के लिए सारा मामला कर रही है। इस पूरे मामले पर बानी पे ये सारा मामला कहा, लेकिन साथ साथ हम देखें कि हुकूमत भी अपने जो खदशात है उसका इजहार कर रही है। आज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कोई साकिब हो या कोई निसार हो, एहतसाब सबका होगा। क्या कहना था उनको लहजा कीजिए। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तो की सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे और अदारों के लोग भी शामिल हैं, एहतसाब होगा। इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने आज राब्ता किया साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार से, लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने एक अपना रवायती जुमला जो है वो आज इस्तेमाल किया, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। उन्होंने कहा कि मैं 7 सितंबर को पाकिस्तान आऊँगा और इस पूरे मामले को पाकिस्तान आकर देखूंगा। दूसरी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनल खासी डिवीजन थी पिछले कुछ टाइम में, और तवील अरसे बाद एक साबिक मौजूदा रहनुमा जिनको साबिक किया जा रहा था, जिनके खिलाफ पार्टी ने उनको निकालने के हवाले से कहा, यहाँ तक कहा कि इनको रुकने कौमी असम्बली की अपनी जो हैसियत है, जो सीट है, उससे भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने आज बानी PTI से जेल में मुलाकात की, उसके बाद क्या कहा, किस तरह से का जो आगे तहरीक है उसको लीड करेंगे, किस तरह कैंपेन चलाएंगे, और साथ साथ जो 22 अगस्त का इस्लामाबाद का जलसा है उसके हवाले से भी इज़हार ख्याल किया। क्या कहना था उनका, मुलाहिज़ा कीजिए। तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है, तमाम क़यादत मौजूद थी। तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है, और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, वो नोटिफिकेशन जेल ही था। या कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अफजल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि बानी PTI से मुलाकात हुई है, हाथ आगे किया लेकिन उन्होंने गले लगाया और पूरा मामला के पार्टी की जो क़यादत है उसको लीड करूंगा, और बानी PTI से भी नहीं पूछूंगा कि सारा मामला किस तरह लेकर आगे चलना है। आज इन्हीं इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, राना पीपल्स पार्टी के हमारे दूसरे मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब राना आतिफ साहब, रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर हैं। रज़ा साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। केसेस बन गए और गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन बानी PTI का जो मौक़िफ़ है वो चूं का तू वहीं पे खड़ा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल में जो सेंसिटिविटी है उसका उनको अंदाजा अच्छी तरह हो चुका है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और कौन कौन से केसेस जो हैं वो अब अपने मंतकी अंजाम को ही पहुंचेंगे, और नए मामलात जिनकी कड़ियां मिलेंगी, जो कि खबरों से नजर आ रहा है, जो हुकूमत भी फरमा रही है, उनके वज़रा भी फरमा रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह, ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह होगी उनकी कॉन्फिडेंस की, लेकिन मैं समझता हूँ उनको परेशान होने चाहिए। उनकी परेशानी का वक्त है। जिस तरीके से मामलात उनके खिलाफ चल रहे हैं और जिस तरीके से तहकीकात का दायरा आगे बढ़ रहा है, घबराना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब आप भी कह रहे हैं कि घबराना चाहिए, वो जो आपने घबराना नहीं है, लेकिन बानी PTI को अब घबराना पड़ेगा, हालात उस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कि स्पोर्ट्समैन है ना, पुराना जो उनका बेसिकली उनका सारा कैरेक्टर एक स्पोर्ट्समैन वाला है, तो वो बजाय हकायत को तस्लीम करने के वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैदान में जाते हैं। अदालतें, केसेस, अब आज भी जो आपने अपने इंट्रो में सारी बातें की हैं, देखें जो 3 सीटें वापस गई हैं, खान साहब को कोई शायद मुकदमे के फैसले वगैरह ही पढ़ के नहीं सुना था और वो बयान दे देते हैं,
वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस पे एक्शन लेना। इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड करार दिया कि रिकाउंटिंग के लिए आइन में गुंजाइश ही नहीं है हाई कोर्ट की कि हाई कोर्ट इंटरवीन करे। ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये आइन में लिखा हुआ है। तो वो जो आईनी कानूनी मामला हैं वो उनके वकला उनको सियासी अंदाज में शायद समझाते हैं, उसी तरह अगर उसके ऊपर जो है वो लपुशाई कर देते हैं। फिर 9 मई के मामले में जो सीरियसनेस है उसका भी शायद उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि बेशक वो कड़ी कहीं और चली जाए, वो किसी और के खाते में डाल दें, लेकिन 9 मई का इवेंट उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना खान साहब का एडमिटेड फैक्ट है कि कॉल उनकी थी, मकामात उनके आइडेंटिफाई किए हुए थे, आर्म फोर्सेस की इंस्टॉलेशन, उनके दफातर और उन जगहों पर जाना था, ये खान साहब एडमिट कर चुके हैं। अब वो सिर्फ ये कहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ वो मैंने तो पीसफुल कहा था, ये वायलेंस कैसे आ गया, इस इधर उनका थोड़ा सा यहीं पे वो एक मुतालबा भी करते हैं कि जुडिशियल कमिशन बना दें ताकि सारा मामला इंक्वायर हो जाए, पता चले कि क्या हकीकत है। नहीं, जुडिशियल कमीशन तो बाद में बनेगा ना, पहले तो तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, अदालत में केस चलेंगे। ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना, ये कोई नेशनल लेवल का या कोई उस लेवल के मामला, ये तो क्रिमिनल क्राइम ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस है। ये जो कोर कमांडर साहब का घर था, जिनाव जिसे कहते हैं, या दीगर इंस्टॉलेशन पे जो हमले हुए, ये तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं कि तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस और लेकिन रज़ा साहब प्रोसिक्यूशन के लिए अदारे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं जमानतें हो ही जा रही हैं और मामला अदालतों में लिंगर होने हैं, ज़ेर समात हैं, अभी तक कोई उस तरह से सजा नहीं हुई और कई केसेस थे, बल्कि दर्जनों केसेस थे जिनमें जमानतें हो गई हैं। चलें, रज़ा साहब फरमा रहे हैं घबराने का वक्त हो गया है। नैब के हवाले से हम देख रहे हैं पूरे मामला जो चल रहे हैं और फैज़ साहब की गिरफ्तारी, एक नेटवर्क पूरा, नए नए इंकशाफात, तो घबराने का टाइम आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रजा हारून साहब हैं, ये कोई जज है कि इन्होंने फैसला सुना दिया है? पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी आपने भी बात की, वो फैसला तो मेरे भाई करना है अदालतों ने। 1.5 साल हो गया है, आप हर हुकूमत का ये हिस्सा बन जाते हैं। अब पता नहीं आप मुझे पता नहीं कौन सी जमात में है, पीपल्स पार्टी में शायद है, वो एक ही चीज है, और वो अवाम की इश्यूज उनके बारे में बात करें आप, वो अदालतें फैसला कर लेंगी 1.5 साल। और इमरान खान की इन्होंने बात की, वो ईमान वाला आदमी है, ठीक है ना, वो सियासत अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, वो छोटी कोई मेंबरी के लिए नहीं कर रहा, या वजारत उज़्मा के लिए नहीं कर रहा, वो सियासत पाकिस्तान के लिए कर रहा है। और वो वाहिद आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये सारे लीडर, इनके पैसे भी बाहर हैं, जब भी मुश्किल वक्त आता है ये बाहर चले जाते हैं और फिर ये NRO कर लेते हैं सारे। तो इसलिए हमें कोई फिक्र उसको करनी चाहिए जिसने कोई गलत काम किया हो। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई जी, जिसने गलत काम किया उसको आप सजाएं दें, और ये बस कर दें। आप ये लोग 1.5 साल से देख रहे हैं, एक ही बात आप बार बार टीवी शो में आपके एक ही बात आप करी जा रहे हैं, ठीक है। और फैसला तो करना है अदालतों ने। हमने भी कहा कि इसकी इंक्वायरी करा लें, आप जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी कर लें। लेकिन अदालतों ने फैसला करना है, उस पर भी आपको एतमाद नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है, आपको जजेस पे एतमाद नहीं है, तो एक साइड ये भी तो है आप लोगों की। एतमाद नहीं है, ओ एतमाद, बात तो सुन लें भाई मेरे, आपने बात मेरी पूरी तो होने दें। किसने कह दिया एतमाद नहीं है? किसने कह दिया आपको एतमाद नहीं है? अगर एक, और ये आपको शायद पता नहीं है, लॉ के अंदर ये राइट होता है कि अगर आप किसी जज पे अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं, ये कोई अनहोनी बात है। अदालतों का एहतराम एक चीज है, किसी एक जज के ऊपर एतमाद ना, ये दूसरी चीज है, दोनों का मिक्स ना करें आप, ठीक है। तो इसलिए वो मुख्तलिफ चीज है। ये 12 जुलाई को जो फैसला आया था रिजर्व सीटों के ऊपर, उसके ऊपर तो आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया आज तक, आपने कोई आपने नहीं बताया कि क्या नहीं, हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं। वो फैसला जो आपके हक में आ जाए तो उस पर तो आप लोग शादियाने बजाते हैं, लेकिन फैसला अगर आपके खिलाफ आ जाए तो उस पर आप लोगों का यही मौक़िफ़ होता है। वो आप लोअर जुडिशरी की बात कर लें, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, हाई कोर्ट की बात कर लें, ये तो वतीरा रहा है पाकिस्तान, बल्कि बाकी भी जमातों का ये वतीरा है। मैं चुप कर जाता हूं। नहीं, सवाल तो मैंने आपसे करना है ना, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे ना जी। ये रिकाउंटिंग की जो आपने नहीं देना, पहले मेरा वर्जन तो पूरा सुन लें आप, फिर बात आप पूरा बात कर लीजिएगा। दूसरा, ये जो रजा हारून साहब फरमा रहे थे कि ये जो रिकाउंटिंग, आप क्योंकि ये शायद ये कभी इलेक्शन लड़के शायद कभी आए नहीं, मुझे मालूम नहीं है, इनको पता होना चाहिए, बड़े ये सीनियर पॉलिटिशियन है, कि फॉर्म 49 के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, RO रिकाउंटिंग नहीं कर सकता, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। तो वो RO ने रिकाउंटिंग कैसे कर दी थी? वो हमारी जो 2 सीटों की बात कर रहे हैं, 11,000 की लीड थी, और पतन की रिपोर्ट ही आप पढ़ लें, और 13,000 वोट रिजेक्ट किया, 13 का 13,000 PTI का वोट रिजेक्ट कर दिया।
यार ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बात है रियल इश्यूज के ऊपर है। हम खड़े हैं 8 फरवरी को पीटीआई हैंड्स डाउन सारा इलेक्शन जीत गई थी, ठीक है? ये पूरे पाकिस्तान को पता है। जिसको नहीं पता या वो झूठ बोल रहा है या उसका इल्म नाकिस है। तो हम तो बात ये कर रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं यार इम्पार्शियल आप इंक्वायरी कराएं, जो भी कसूरवार है उसको आप जिम्मेदार ठहराएं। चले 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 सारे 9 मई हो, बाकी मामलात हो, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोस मौजूद हैं, कौन कहाँ था वो सारी चीजें मौजूद है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, सजाएं होंगी, तो डेफिनेटली आप होपफुली आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चले कैसर साहब, कैसर शेख साहब, आप ये बता दें कि पूरा मामला नित नए इंकशाफात आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्या शवाहिद है अभी तक आप लोगों के पास? क्योंकि अता तारड़ साहब कह रहे हैं मजीद गिरफ्तारियां होगी, एहतसाब होगा, सबका होगा, बिला तफरीक होगा। शवाहिद क्या है, या आपके पास भी उतनी ही मालूमात है जितनी मेरे पास है, जितनी सोशल मीडिया पर है? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे पास कोई ख़ास मालूमात नहीं है, ना ही कैबिनेट में कोई इस किस्म के मैटर्स को डिस्कस। जी 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 मैं कैबिनेट में ऐसा कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ और ना ही मेरे तक ये कोई पहुंची है किसी भी लेवल से। लेकिन मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो कि ऑफिशियली मुझे पता लगे। ये मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि फेडरल काबीना में किसी किस्म का ऐसा मामला जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। और जो हो रहा है बाकी तो मीडिया की बातें आपके सामने हैं, जो कोई वाक़यात हो रहे हैं वो ख़बरें हैं और इंसाफ होना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पे बैठ के बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई फैज़ हो, कोई साकिब हो, कोई निसार हो, सब पकड़े जाएंगे, एहतसाब होगा, बिला तफरीक होगा और बहुत से शवाहिद भी मौजूद हैं जिसकी बात कर रहे हैं। तो हुकूमती तर्जुमान आके मीडिया पे तो बता रहे हैं कि क्या मामला है। जी 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 देखिए, ये तो आज की नहीं कि हुकूमत के तर्जुमान बता, तो हमेशा से ही इंसाफ होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये फ़ौज का अपना एक निज़ाम है। हमें तो फ़ख्र है कि देखिए ना हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने भी अपने इतने लीडिंग जो उनके ऑफिसर थे उनके बारे में भी वो तहकीकात कर रहे हैं। ये निज़ाम होना चाहिए। ये तो हर इदारे में, अपने हर इदारे में जब तक ये निज़ाम नहीं होगा और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो इसमें तो कोई जो भी कसूरवार होता है चाहे किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक हो, और ख़ास तौर पे जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, वो तो इतना बड़ा संगीन वाक़या है जिसमें आप अपनी फ़ौज में दुनिया में मैंने कहीं नहीं सुना। ये आपके नॉलेज में हो तो आप बता दीजिए कि कोई मुल्क में ये भी होता है कि अपनी फ़ौज पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़ते हैं, अपने ही फ़ौजियों अपनी जो शहीदों की बेहुरमती की जाती है और उनकी जो अपना कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़ते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना। ये तो अगर होगा तो पाकिस्तान फिर किस तरह आप क्या निज़ाम रखेंगे? सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से आप क्या समझते हैं? सियासतदानों का एहतसाब होता रहा, इदारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की जानिब बढ़ रहा है, क्या जुडिशरी में भी एहतसाब होना चाहिए, जिसकी तरफ आज वज़ीर इत्तलात ने इशारा भी किया? देखिए मैंने पहले कहा कि हर इदारे में जो है ना, ये नहीं चल सकता कि इदारे अपने दायरे से बाहर निकल के क्रीज से निकल के वो हिट लगाएं। उनको तो अपने दायरा कार में रहना पड़ेगा, हर इदारे को, चाहे वो पॉलिटिशियन। और ये मैं समझता हूँ ये हो रहा है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे डिफेंस फोर्सेज हों और आपका मीडिया हो। हम सब जो है क्या हुआ, मैं भी दुनिया के पता नहीं 50-55 मुल्कों में बड़ी तफसील से घूमता रहा हूँ और अपने बिजनेस के सिलसिले में भी और वैसे भी इंटरेक्शन करता रहा हूँ। मैंने कहीं ये उनके किसी मीडिया में नहीं देखा कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट को मतून कर रहे हो, उनके खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। ये अच्छी पॉलिटिक्स है। हम आपस में पॉलिटिशियन बात करें ना, अगर हम तो इनसे कहते हैं तहरीक इंसाफ से, आज से नहीं कह रहे, जब ये पावर में थे और हम अपोजिशन में थे तो हम इनसे कहते थे आज ये चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें और ये बैठिए, कोई आपका पॉइंट है तो हम तैयार हैं। आज भी हम इनसे कह रहे हैं, ये मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, जब तक हम मिल के, देखो मुल्क सबका है और सारे जो इलेक्ट होते हैं वो लोगों से 8-8 लाख लोगों में से एक बंदा इलेक्ट होके आता है, वो काबिल इज़्ज़त है, एहतराम होना चाहिए उनकी सुनवाई। लेकिन जो एक पार्लियामेंट का एक अपना एहतराम है, पार्लियामेंट की जो कानून साजी है वो प्रीरोगेटिव है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे बड़ा अदारा है, 25 करोड़ आवाम का बिल्कुल हम किसी इदारे को नहीं मान रहे ना, उस तरह से वहाँ पे मामला चल नहीं रहे ना, वहाँ पॉलिटिशियन बैठे हैं, वहाँ बैठ के डायलॉग नहीं कर रहे, चलने की बात नहीं कर रहे, मतलब इस टाइम बेवकूफ़ होता हुआ नजर आ रहा है ना तमाम सियासी बातों की जानिब से। बहुत से मामलात जो पार्लियामान में आने चाहिए लेकिन नहीं आ रहे। रज़ा हारून साहब ये बताएं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अदारा खुद एहतसाबी की जानिब बढ़ रहा है, सियासतदानों का एहतसाब आप देख रहे हैं 77 सालों में होता रहा है,
क्या ये जुडिशरी में भी एहतसाब होना चाहिए, जो एक आवाज़ उठ रही है? तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। हर इदारे में उसका अपने हिसाब का सिस्टम हो, हर बंदा इज आंसरेबल, इवन व्हेन द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल, तो जजेस क्यों आंसरेबल नहीं होंगे, जनरल्स आंसरेबल क्यों नहीं होंगे? डिपेंड करता है कि उनका अपना जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो क्या है, वो कितना रोबस्ट है और वो कितना तंदही के साथ काम करता है। जो जो बातें हमारे दोस्त कर रहे थे, मैं एक तो उनसे बड़ा डिसएग्री करता हूँ कि बड़ा लाइल्मी वाले जवाबात उन्होंने दिए कि ऐसा नहीं होता कि मकबूलियत आपको कोई लाइसेंस दे देती है कि आप मकबूल हैं, आप पॉपुलर हैं तो कोई आपको जराइम की कोई इजाजत मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड का केस ही बड़ा क्लियर कट है, वहां पे भी बड़ी अंडर द हैंड डीलिंग हुई है। इसी तरीके से और जो मुकदमात हैं, साइफर वाला केस भी मैं समझता हूँ मैंने वो टेक्निकलिटी की बुनियाद पर नॉकआउट हुआ, वरना वो बहुत ही मजबूत केस था। प्रोसिक्यूशन का उसमें फेलियर है कि वो नहीं कर सकी। आने वाले केसेस भी जो हैं वो जो हमें नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अलकादिर का और 90 मिलियन का जो नेक्सस है, ये बहुत ही डेंजरस है। इसलिए मैंने कहा था कि घबराना चाहिए और हर आदमी को व्यू रखने का हक है ना। मेरा भाई जो है वो जज्बाती हो रहा है, अपनी 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 पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करें, बजाय इसके कि जो रिवायती आदत है आपकी पार्टी के लोगों की कि जुमलेबाजी करना और टॉन्टिंग करना, इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। अभी जो आप बात कर रहे हैं घबराने का टाइम, कि सिर्फ घबराने का जो टाइम है ये बानी तहरीक इंसाफ है कि साबका जो जुडिशल अफसरान रहे हैं, जो अदालतों में पूरे मामला देखते रहे हैं, उनको भी घबराने के लिए, उनके लिए भी टाइम आ गया। और अगर इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कैसे होगी? थोड़ा सा अगर आप इसको सर्कमस्टेंशियल इवेंट वाइज देखेंगे ना, तो किसी भी इदारे के 2-4 अफराद मिलकर इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला सकते ना। अगर आप पीछे चले जाएं, कुछ मिसालें लेता हूं मैं आपके सामने। मिसाल के तौर पर 63A का जजमेंट है, आप भी अग्री करते हैं, ये भाई भी अग्री करेंगे, कैसर भाई भी, कि वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सबने यही कहा कि उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन की, तर्जमे की जरूरत थी, लेकिन उसमें इंसर्शन की गई, रीराइटिंग की गई। हालिया जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, इसमें मैं और मेरी और आपकी राय को तो बिल्कुल छोड़ ही देना। जो 2 जज साहिबान फरमा रहे हैं और जो मंदोखेल साहब ने फरमाया था, जो डिसेंटिंग नोट है, वो बेशक मेजॉरिटी डिसीजन का हिस्सा नहीं है, जज साहिबान की राय है ना। और दोनों जज साहिबान ये कह रहे हैं, एक जज साहब ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी ना हो जाए कहीं, और दूसरे जज साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नया कॉन्सेप्ट आ जाए, इंसर्टिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्सोनेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। तो ये सब तो तमाम चीजें आ रही है ना। फिर गुड टू सी यू हमारे सामने रहा माजी में, फिर सादिक और अमीन जैसे खिताबात दे देना इलेक्शन से पहले, ये तमाम चीजें हमने नोट की है ना, देखी है ना। फिर आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और चीफ और जो मोहतरम जज साहब है वो कह रहे हैं आप सड़क पर क्यों, हमारे पास दरखास्त लेकर आए, हम सुनेंगे। पनामा केस का आज तो इनके लोग भी एक्सेप्ट करते हैं ना। हामिद खान साहब को मैंने सुना, वो एक्सेप्ट करते हैं गलत फैसला था, नहीं होना चाहिए था, नामुनासिब चीज थी। तो ये जो फैसिलिटेशन है, ये 3-4 अफराद के ऊपर अगर ये इल्जाम आ रहा है, जो हमने एसपीआर की प्रेस रिलीज में पढ़ा कि 2 साल जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ वो उनका इंटरेस्ट रहा, तो ये फैसिलिटेशन फिर दीगर इदारों में भी जाएगी ना, सियासतदानों के भी नाम आएंगे। और अब ये तो नहीं पता कल क्या नाम आता है, लेकिन मेरी अप्रीहेंशन है कि ये तमाम जो फैसिलिटेशन हुई है एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को और एक मखसूस लीडर को जो है वो उसको पैम्पर करने वाली, उसको पैम्पर करके आगे प्रेजेंट करने वाली, वो तो सामने नजर आई है ना सबको पिछले खास तौर पे 2 साल, अप्रैल 2022 के बाद तो हम सब ने देखी। चले रान साहब, आप ही बता दें कि अगर हुकूमत इस तरह का मामला लेके आगे चलती है, बहुत से मुतनाज़ा किरदार है पाकिस्तान की सियासत में जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, जिस तरह भी आप भी बात करते हैं, फैज साहब उनको तहवील में ले लिया गया, बाजवा साहब के हवाले से बानी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे भी जो है कोई बातचीत की जाए। अगर बाकी इस तरह जुडिशल जो लोग हैं उनको भी लेके आया जाता है तो इसको वेलकम करेंगे इस पूरे मामले को? हम तो चाहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के भी एक तफ्तीश होनी चाहिए। 1.5 लाख वोटों से लोग जीते हुए थे। अब ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं 1,10,000 की लीड से इलेक्शन जीते हुए हैं, आप लोगों के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? वो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात इन्होंने की, ये जो पहले साहब रजा साहब बात कर रहे थे, ये 190 मिलियन पाउंड की केस की बात कर रहे थे। ये जरा मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड का केस था क्या? वो पैसे इमरान खान के पास आए हैं, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर हैं, ठीक है? उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना? वो सारा सबको बताया कि उसका और दूसरा, इमरान खान को
अल्लाह की शान है कि ये साहब आप बता रहे थे पीपल्स पार्टी में होते हुए, इमरान खान को ईमानदारी के लिए इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है उनको, ठीक है। 24 करोड़ पाकिस्तानी बेशक उनकी ईमानदारी को वो जानते हैं कि वो कितने ईमानदार पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको, ना उनकी कोई लंदन में प्रॉपर्टीज, ना कोई दुबई में, ना कोई अमेरिका में प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई इसकी कोई नहीं है। हम तो भाई जो पाकिस्तान का असल मसला है हम तो उस पर बात करना चाहते हैं। ये इनकी तो एक स्टैंडर्ड टैक्टिक है, वो क्योंकि इनके पास कोई बात है नहीं है परफॉर्मेंस। ये पहले दोनों जमातें पाकिस्तान का असल मसला तो सिर्फ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और कौन सा बड़ा मसला है इंडिकेट करें, किस पे बात करना चाह रहे हैं जो एक आम आदमी का मसला है। कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना, वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मुझे बात बताएं आप कि एक जमात इलेक्शन जीतती है, मैंडेट लोग किसी एक जमात को देते हैं, और ये 17 जमातों सीटों वाली जमात है वो हुकूमत बना लेती है, कोई पूछ नहीं रहा। बात तो ये है ना, जो मसाइल की असल जड़ है वो तो ये मसाइल है। ये हमें कहते हैं हम हमारे साथ बात करें, और भाई आपको तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया हुआ, आपसे हम क्या बात करें? आपको तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया होगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक जाली फॉर्म 47 लेके असेंबली में आके बैठ के हम आपसे बात कर लें। नहीं, ऐसे नहीं होएगा। देखिए बात सुने, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आज तक, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का रेफरेंस दे दिया, और भाई जो 8-5 से जो जजमेंट आई है वो क्या मेजॉरिटी जजमेंट होती है कि आप एक जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसको आप नजीर बना के चल पड़ते हैं? वो 8-5 से जजमेंट आई है। हमें बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। हम सब लोगों ने इंतखाबी निशान के बगैर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। तो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो रही है वो तो शायद किसी के साथ ही पाकिस्तानी तारीख में हुई हो। उसकी तो मेन चीज तो वो एड्रेस करने वाली है। देखें, मतलब आप ये कह रहे 2024 का जो इलेक्शन उसका ऑडिट होना चाहिए, फॉर्म 47-45 का जो मामला है इसको बात होनी चाहिए। चलिए प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद कैसर शेख साहब से पूछेंगे, मियां साहब कौमी लीडर लेकिन पंजाब के हवाले से रिलीफ की बात कर रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान में आजकल बात हो रही है मेरा सहाफ़ी तेरा सहाफ़ी, मेरा जज तेरा जज, मेरा जर्नैल तेरा जर्नैल। कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है एहतसाब के मामले पर भी। हुकूमत बात कर रही है, फैज़ अमीद का नाम ले रही है, लेकिन बाजवा साहब का नाम लेने में थोड़ा कन्फ्यूज नज़र आ रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के बयान देख लें, तो एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। कैसर शेख साहब, बाजवा साहब के हवाले से क्यों कंफ्यूज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बल्कि ये भी ज़राए कह रहे हैं कि उनके हवाले से बात करने के लिए पार्टी ने कुछ मना भी किया है कि ज़रा उसके ऊपर लबकुशाई ना करें। देखिए, ये तो हमारे डिफेंस फोर्सेस का अपना खुद एहतसाबी है, वो अपने इदारे के अंदर खुद अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और जिसको भी वो चाहेंगे वो उनका बड़ा लेकिन हुकूमत बता रही है ना, जब फैज साहब को तहवील में लिया गया उस पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं क्यों लिया गया, पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ कौन कौन राब्ते में था, कब राब्ते में था, बहुत से एविडेंस मौजूद हैं। तो सिर्फ उनके बारे में मौजूद है और किसी के बारे में मौजूद है? इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल, चल थोड़ा सा इस पर बता दें। नहीं, देखिए ना, ये तो उस इदारे का अपना प्रीरोगेटिव है कि उन्होंने जब अपना एहतसाब अपने ऑफिसर्स के बारे में कर रहे हैं, ये तो बल्कि ऐसी बात है कि सब उसको वेलकम कर रहे हैं। खुद पीटीआई के बानी ने भी उसकी इस बात की वेलकम की है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि खुद एहतसाबी हो रही है, और हर इदारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि होना चाहिए। अब देखिए, जो भी इन्वॉल्व होगा इसमें पता लगेगा ना, जब एक शख्स को तहवील में लिया गया है तो कई सबूत सामने आएंगे ना। अगर जो भी इन्वॉल्व होगा और जिसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा, अब मैं पहले किसी का ये कह दूं कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ होना चाहिए, फ़लाँ के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें पहले डिस्कस करना मतलब चाहिए। साकिब निसार कर रहे हैं लोग आपस में डिस्कस कर, ये मामला होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मियाँ साहब को सज़ा हुई, 2017-18 में जो कुछ होता रहा उसके हवाले से हुकूमत का इरादा है? देखिए, यही बात तो सीधी सीधी है। आप ही ने अभी कहा कि तमाम इदारों में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, जिसको जो भी कोई इन्वॉल्व है, जो कि गलत फैसले देते रहें और जो बिल्कुल डिक्लेयर, देखें मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया ना कि अपने बेटे से आपने तनख्वाह नहीं दी,
अब क्या है, कोई लॉजिक होता है ना किसी बात पे। अगर इस किस्म के फैसले आते हैं, और क्या हुआ, अच्छी खासा चलता हुआ पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ 2017 में पाकिस्तान, वो आज 2024, उसके बाद देखे महंगाई हो गई ना, एक लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ख़राब हो गई, आपस में टसल हो गई, तो इससे फ़ायदा वो एक जो जजमेंट हुई उससे कोई मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचा। देखना तो ये चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए सब मिल के हमें हिस्सा लेना चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस तरफ तो हमारा रुझान नहीं है। हम तो सिर्फ ख़ास तौर पे वो इदारे की बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप खुद बता दीजिए, आप बड़े नॉलेजेबल हैं एंकर, बताइए कितने मुल्कों में वो अपने इदारों के बारे में इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम तो ये है कि सियासी बात आपस में गुफ्त शुनीद करें। वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी पीपल पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो सिर्फ वो समझते हैं एक पार्टी अगर समझे, बात करने को कोई भी पार्टी हो, अगर वो समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत कायम है, वो आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने की, मियाँ साहब जो कौमी सतह के लीडर हैं, 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान आए, इकॉनमी के हवाले से बात करते रहे, इकॉनमी को रिवाइवल की बात करते रहे, लेकिन जब आवाम को रिलीफ दिया तो सिर्फ पंजाब की आवाम को। कौमी सतह के लीडर है, पूरे मुल्क में उन्होंने इस तरह का मामला क्यों नहीं किया? वफाक में हुकूमत थी आप लोगों की, तो पूरे मुल्क में आवाम को रिलीफ देते। हमने वफाक में तो देखिए रिलीफ दिया है। सबसे पहले तो हमने रिलीफ दिया है 50 अरब रुपए। कल जो पंजाब हुकूमत ने दिया 45 बिलियन है। हमने 50 बिलियन PSDP से तमाम मुल्क के लिए दिया है, जो कि 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 2 महीने 3 महीने 2 महीने का रिलीफ हमने उनके बिलों पर दिया है। तो ये पंजाब में, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, तो वो पंजाब में बैठ के, उनकी बेटी वहाँ पे वज़ीर आला है, तो वो हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग तो पंजाब में है ना, ये सूबों में, सेंटर में है, फेडरल हुकूमत है, फेडरल हुकूमत ने तो रिलीफ दिया है। अब सूबों के लिए तो वो एक उस सूबे में रिलीफ दे सकते हैं ना जहाँ उनकी हमारी हुकूमत है। सिंध हुकूमत भी मेरे ख्याल में हम रिकमेंड भी कर रहे हैं, हम सारे मिल के भी कह रहे हैं, उनको ज़रूरत है। मैं कराची रहता हूँ, MKM भी आपके इत्तेहादी है, शहरी सिंध की बड़ी सिंध की एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस तरह से कोई तवक्कुआत नहीं है। रज़ा साहब, आपसे कोई तवक्कुआत नहीं है आपकी साबका जमात को? वो कह रहे हैं जनाब कि जो आपकी मरकज़ में जो हुकूमत है वही कुछ आके सिंध में भी रिलीफ दे बिजली के हवाले से। 2-3 बातें बड़ी हैं। एक तो मैं नवाज शरीफ साहब को एक पाकिस्तान के बड़े लीडरों में से समझता हूँ। उनके पाए का, उनके तजुर्बे का लीडर पाकिस्तान में शायद मुश्किल से आपको मिले। मैं भी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि व्हाई ही इज बिकमिंग पंजाब स्पेसिफिक। उनको पंजाब स्पेसिफिक ऐलानात नहीं करने चाहिए, उनके तजुर्बे, उनके रुतबे के हिसाब से सूट नहीं करता। वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, बेशक वो वजीर आजम नहीं है आज, लेकिन उनकी वक़्त तो वही है ना, इज्जत और एहतराम तो वही है। तो मुझे अजीब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच्ची बात है। जहां तक सिंध में मामला है, देखिए सिंध में MKM का गवर्नर बैठा हुआ है ना, वो उसने सिर्फ आतिशबाजी करनी है, उसने सिर्फ लोगों को जो है गवर्नर हाउस में मेले लगाने, या उसने कोई काम भी करना है? वो कोई काम कर रहा है अपने ओहदे का, या वो यही काम कर रहा है कि वो मतलब मेले लगाता है और ये सब काम करता है, पकौड़े और जलेबियां बनाना उसका काम है? वो है ना बैठा वहां पे, जिस तरह पंजाब में कैसे भाई बता रहे हैं, मरियम बीबी का भी आज वो एक ट्वीट मैंने देखा कि 45 अरब रुपए ने सब्सिडी दे के इस सहूलत को हासिल किया ना अपने अवाम के लिए। तो गवर्नर और वजीर आला बैठे, अगर वो ये काम नहीं कर सकते, अगर सिंध का गवर्नर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चले गवर्नर तो एक आईनी ओहदा है, वो सिंबॉलिक ओहदा है, फेडरेशन की अलामत है सूबे में, लेकिन आप ये बता दें कि गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना। मुराद अली शाह साहब तीसरी बार CM है और तीसरी चौथी गवर्नमेंट के इंजेक्टिव आप वहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने रिलीफ के पैकेजेस सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनको पंजाब को रेप्लिकेट करना है और उसकी डिमांड वो कर रहे हैं जो उनके लीडर हैं MKM के, तो वो भाई गवर्नर वजीर आला किस लिए होते हैं सूबे में? घरों की प्रोटोकॉल पर्क्स एंजॉय करने के लिए? तो मिल के बैठ के बात कर लें, बजाय इसके कि इसको मीडिया पे लेकर आए और मीडिया पे एहतजाज करें। फिर MKM जो है वो विफाक में उसका एक वजीर बैठा हुआ है ना, और मुस्लिम लीग के साथ ही कोalition है ना, तो ये सारी बातें इंडोर हो सकती है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गवर्नर हाउस, MKM का विफाकी वजीर, सिंध का वजीर आला, इन्होंने बैठ के तय करना है ना, और पंजाब की मिसाल को लेकर। लेकिन वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत से हमें तवक्कुआत है, इसलिए हमने कोलिशन किया, इत्तेहाद किया उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए, सिंध के साथ पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं हम बैठे। तो आपसे कोई तवक्कुआत नहीं है MKM को? ये तो MKM, मैं MKM में रहा हूँ ना, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है ना। आप जो विफाक में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वहां भी कोलिशन पार्टनर है, बेशक गवर्नमेंट में नहीं है। सूबे में आपका गवर्नर है, वो किस लिए बिठाया गया है? वो एक लाइजॉन बनाने के लिए बिठाया जाता है ना गवर्नर सर,
जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सिंध गवर्नमेंट के बीच में लाइजॉन का काम करता है विभाग का, और वो करता क्या है उसका मुझे बताएं ना, काम क्या है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो बेहतर है कि वो अपनी जगह छोड़ दे। इतराज तो वहां बनता है ना जब आपके पास ये आईनी ओहदे ना हो। बहरहाल इलेक्टेड नहीं है गवर्नर, लेकिन आईनी ओहदा तो है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये तो एमक्यूएम की बात होगी कि एमक्यूएम आकर आपसे कोई मुतालबा करेगी। आप सिंध हुकूमत वैसे क्या प्लान रखती है कि वहाँ के आवाम को किस तरह रिलीफ दे, क्योंकि ये लोड शेडिंग है, बिजली की हाई प्राइस है, बड़ा मसला है, वहाँ भी लोग बड़े परेशान हैं। हाँ नहीं, देखिए बिजली के मसला हल करने के कई तरीके हैं। कैसर भाई बैठे आपको बताएंगे। एक तो विफाक की इशू है। पंजाब ने भी जो रिलीफ दिया है वो उन्होंने बिजली के बिलों में नहीं दिया, उन्होंने उस सब्सिडी के लिए अपने पंजाब गवर्नमेंट के पैसे इस्तेमाल किए। उन्होंने एक तरीके समझ लो बिजली उन्होंने खरीद ली अपने लोगों को सब्सिडाइज करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट के पास भी अगर ये पैसे होंगे तो वो ये बिल्कुल कर सकती है उस पर उनसे बैठ के बात। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस वक्त सोलर पैनल्स के हवाले से और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के हवाले से अपने कंज्यूमर्स को उसके लिए एक पैकेज लेकर आ रही है। उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। रजा भाई, ये लॉन्ग टर्म एक मंसूबा है, जिस तरह पंजाब भी 700 अरब का मंसूबा ये शुरू करने का इरादा रखता है, केपी की हुकूमत भी इस मामले पे आगे चल, लेकिन अब फौरी तौर पर रिलीफ के लिए मतलब कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के अवाम को दे सके खुसूसन। नहीं, यही रिलीफ हो सकता है ना, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने दिया। मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, उनका उस वक्त बजट पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अगर ये इतना वायबल है और डूएबल है और उनके पास गुंजाइश निकलती होगी तो क्यों नहीं करेगी। ठीक हो गया। रान साहब, ये अवामी मसाइल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, केसेस की बात कर रही है और एहतजाज की बात कर रही है, वोट के हवाले से बात कर रही है, फॉर्म 45-47 की बात कर रही है, लेकिन ये अवामी मसला है, बड़ा तवील अरसे से अवाम परेशान है लोड शेडिंग की वजह से। उसके बाद अभी बिजली आ रही है तो प्राइस हाइक एक बड़ा मसला है। इस पे आपकी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, मैं आपको बिजली का थोड़ा मसला आपको बता दूं। ये तो इट हैज बिकम अ जोक। वो एक भाई ने कोई तकरीबन 14 रुपए यूनिट से बिजली 80 रुपए यूनिट कर दी है। वो एक भाई उसने आके कोई लोगों की बेसिकली 4 गुना बिजली महंगी कर दी है। तो वो दूसरे भाई ने आके कहा जी, हालांकि ये ऐसा कोई पॉलिसी वो नहीं है, डिसीजन नहीं है, सिर्फ 50 अरब रुपए का रिलीफ आपने पिछले 3 महीने के अंदर 100 अरब रुपए की बिजली महंगी कर दी है। तो ये कौन सा रिलीफ है? ये तो इवन सीरियसली इट्स अ जोक। ठीक है, पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के अंदर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, और जो बिजली है इंडस्ट्रियल टैरिफ आपका 28 सेंट है, 28 सेंट यूनिट है। दुनिया के अंदर सबसे महंगी बिजली आप बेच रहे हैं। और ये भाईजान, ये आप दुनिया को किसी को ना बताएं, हम सब ये जानते हैं। मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला चुका हूं पावर सेक्टर में 3 साल। हमें पता है कि कितनी हमारे दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान जब वजीर आजम थे, तो हमारे दौर में जो बिजली की खपत है वो 18% यहाँ पे बढ़ रही थी। ठीक है, नए कारखाने लग रहे थे, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई थी। और इनके दौर में 13 से 18 के अंदर और पहला पाकिस्तान का वो पिछले 20-25 साल में टाइम था जिसमें एक्सपोर्ट नेगेटिव में गई है। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो 13 से 18 था ना, जिसको ये बड़ा कोड करते हैं, उसमें आपकी एक्सपोर्ट, ये कैसे शेख साहब आपको बताएंगे, इनको क्या बताएं कि कितनी एक्सपोर्ट कम हुई थी। 500 से 700 मिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट 5 साल में कम हुई। तो ये आप क्या बातें कर रहे हैं? इन्होंने 30 अरब डॉलर मार्केट में फेंका सिर्फ डॉलर को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करने के लिए। वहीं से तो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक, ये तो वो माइंस बिछा के गए थे। ये जुबैर उमर साहब से पूछ लें, मिफ्ता साहब से पूछ लें। ये इल्जाम तो राशिया तो चलती रहेंगी, जो भी गवर्नमेंट आती है जाने वाली हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसके दौर में ये हुआ, IMF के पास चले गए, कशकोल तोड़ देंगे, बाहर पैसे पड़े पाकिस्तान लेके आएंगे, सारे सपने दिखाते रहते हैं। लेकिन अभी बताएं कि करंटली क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो इल्जाम तराशिया है ना माजी की। भाईजान ये इल्जाम नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं इल्जाम है? मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, आप कह रहे हैं इल्जाम है। ये फैक्ट्स है। आप चेक करें जाके, इकोनॉमिक सर्वे देखें आप कि एक्सपोर्ट कम हुई थी कि ज्यादा हुई थी। आप चेक करें कि कोविड के दौरान बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ी पाकिस्तान की, रीजनल कंट्रीज में जो मसाइल थे बिल्कुल चीजें बेहतर हुई। क्रेडिट देते हैं हम आपको उसका, चले बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन बताएं मौजूदा टाइम में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है? वहां पे अवाम बड़े परेशान है बिजली की वजह से। आपके CM वहां जाके लोड शेडिंग खत्म करवाने के लिए बहुत से एहतजाज करते हैं। आपके अरकान असेंबली जाके ग्रिड स्टेशन ऑन कर देते हैं। उस तरह से कलेक्शन नहीं है, बिजली चोरी हो रही है। इस पूरे क्राइसिस पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बता दें। मैं तो कुछ मेरा पहले जवाब सुनेंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये रिलीफ है ही नहीं है।
और रिलीफ कहाँ है? आपने 100-125 रुपए की बिजली 3 महीने में महंगी कर दी है, और आपने 50 अरब रुपए के अगले 2 माह में आपने रिलीफ देना है, और उसमें आपने मेरा 25 अरब रुपए के, तो मुझे यकीन है ये इश्तिहार ही दे देंगे ये इस रिलीफ के लिए। और कोई रिलीफ नहीं है। जो बिजली आपने महंगी की है, जो 2015 की जो पावर पॉलिसी है, उस पर तो कोई, आप देखिए, अब ये एक साबिक जो केयर टेकर वफाकी वजीर थे, वो उन्होंने कह दिया कि जो सारी जो पावर पॉलिसी है 2015 की, वो सारी फ्लॉड थी। वो किसने बनाई थी? किसकी हुकूमत थी 2015 के अंदर? आपने 42,000 मेगावाट आपने लगा लिए मुल्क में, आपके डिमांड आपकी 24-25-26,000 मेगावाट भी नहीं थी। अब कैपेसिटी पेमेंट आपको पड़ी जा रही है, और जो ऊपर से ये रिकॉर्ड कर्जे ले रहे हैं, और आप उस तरह तो बात ही नहीं कर रहे। जब हम आपको कहते हैं आईने कानून की बात है, जाली हुकूमत है, उसमें भी कोई बात नहीं है। और भाई इल्जाम नहीं है ये सारे, आप पतन की रिपोर्ट पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, हर चीज मैं आपको डाटा के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये तो मुल्क के आज इन्होंने हालत कर दी है। आईपीपीज का जो मामला है उसमें तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं वो शामिल हैं। रज़ाक दाऊद साहब भी शामिल थे उसके अंदर जहांगीर तरीन भी शामिल थे, मियां साहिबान जो है इनके साहबजादे जो हैं उनकी भी आईपीपीज हैं, तो उधर तो सभी बेनिफिशरी हैं और तमाम गवर्नमेंट्स ने एग्रीमेंट किए हैं। कोई एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। इसके दादुशुमार देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब, नून लीग, उसका पीटीआई, तमाम गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किए हैं। तो ये मामला चलता रहा। चले असूली बात कर रहा हूँ जी, आप शख्सियात के पीछे चले गए, मैं तो आपसे एक असूली बात कर रहा हूँ। और जो भी है, जिसने भी किया है, उस टाइम भी हुकूमत ने जो पावर पॉलिसी अब 2015 की, अब पढ़े तो सही। अब वो मोहम्मद अली साहब चले 18 से लेके पौने 4 साल आपकी भी गवर्नमेंट थी, आपने उसको रिविजिट किया, कोई खत्म किया एग्रीमेंट ताकि अवाम को रिलीफ मिलता? पौने 4 साल हुकूमत थी आपकी भी। इसी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा पढ़े ना, आप रिपोर्ट तो पढ़े जो मोहम्मद अली साहब की, जो अभी इन्होंने एडवाइजर आए कैबिनेट में दोबारा, और जो केयर टेकर में एनर्जी मिनिस्टर थे, हमने 800 अरब रुपया रीनेगोशिएट किया है। ये मिफ्ता इस्माइल को आप ऑन रिकॉर्ड कह के गए कि हमने जो सही रीनेगोशिएट किया, जो मुशर्रफ दौर के पावर प्लांट से उनके जो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने रीनेगोशिएट किया। और मैं तो आपको सारी बातें डाटा से कह रहा हूं। मुझे तो हैरानगी, आपने कहा ठीक है, आपके दौरे हुकूमत डॉलर का जो प्राइस है आईपीपीज के हवाले से उसको भी एक मुस्तकिल किया गया था। कुछ चीजें हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन नई आईपीपीज भी लगी। चले भी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद कैसर साहब से पूछेंगे, जी बताएं क्या कर रही है हुकूमत? इसको आर्जी रिलीफ कह रही है, मुस्तकिल तौर पर आवाम के लिए क्या रिलीफ हो सकता है? कैसर शेख साहब से पूछेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अब बात कर रहे थे हम बिजली की कीमतों और आवाम को रिलीफ के हवाले से, मुस्तकिल रिलीफ के हवाले से बात हो रही है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया, पिंडी में बैठे रहे, लेकिन उसका मुज़ाकरात में वापस चले गए। लेकिन एक बार फिर से 28 तारीख को दोबारा इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं। मुल्क भर में जो एहतजाज का इरादा रखते हैं, लॉकडाउन का इरादा रखते हैं कि आवाम जो है दोबारा सड़कों पर निकाले, मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं आवाम को कि मुस्तकिल रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 22 अगस्त को इस्लामाबाद में एक जलसे का ऐलान कर रखा है। ऑल दो उनके मामला तो हो रहे हैं, बानी पीटीआई को रिहाई कराने का मामला है, केसेस खत्म कराने का, लेकिन साथ में महंगाई भी एक इशू है जिस पर बात करेंगे। कैसर शेख साहब, मुस्तकिल तौर पर आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है? और ये जो एहतजाज की सियासत देख रहे हैं ख़त्म होने का नाम नहीं रही, मजीद इसके अंदर जो है वो इसकी स्पीड आती जा रही है, तो हुकूमत कैसे इसको मैनेज करेगी? आदल निज़ामी, मुझे एक तो ये अच्छा लगा कि राना आतिफ ने जो बातें की ना, देखिए ना, बजाय पर्सनैलिटी की ज़ातियात में हम बात करते रहें, ये पॉलिसी पे बात होनी चाहिए कि क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता है, मिलजुल के क्या और मुल्क को आगे बढ़ाएं। मुझे फिगर जो है ना, मैं आपको वादे कर देता हूँ, जब हमने 2022 में हुकूमत, पिछले जून में फिगर है, एग्जैक्ट फिगर है कि जून में जब छोड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने, तो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी और 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी। गैप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का था ना, 50 अरब डॉलर था। बहुत ज़्यादा गैप था। ये इतना गैप कभी हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि इंपोर्ट करवाई गई। अब एक्सपोर्ट तो हमारी थोड़ी बड़ी है, यानी उस ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इस साल बढ़ी है, पिछले साल नहीं बढ़ी 2 सालों में। और लेकिन इंपोर्ट बहुत कम हुई है, 80 अरब डॉलर से इंपोर्ट कम होकर 57 बिलियन डॉलर हो गई है। और टोटल ओवरऑल गैप जो है ना, वो 50 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर हो गया। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। अभी हमारा टारगेट ये है कि अगले 3 साल में हम कह रहे हैं 30 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर की तरफ जा रहे हैं। आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अभी कोई हम एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ रही है।
और लेकिन ये सब कोई अच्छा नहीं है, बड़ी तकलीफ में है, लोग परेशान हैं। हमारी हुकूमतों को परफॉर्म करना चाहिए। हम वादे करके आते हैं, मैं अपने हलकों में जाता हूँ, ये सारे जो जाते हैं बड़े हम सब बाग उनको दिखा के आते हैं, रिज़ल्ट नहीं दे सके ना। दूसरे ममालिक हमारे इलाकाई जो पड़ोसी ममालिक हैं हमसे बहुत आगे परफॉर्म कर चुके हैं। हमें सबको मिलजुल के इस वक्त भी हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए, चलो जो लैकिंग रह गई, जो कमी रह गई, वो उसको बजाय कि बार बार हम डिस्कस करें, एक दूसरे को ज़्यादा तनकीद करें, हम आके सर जोड़ के बैठे ना। मुल्क तो हम सब का है ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, और इसमें पोटेंशियल है। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है। मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम में हम बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है ना मार्क्स लाइन, वो यहाँ $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, और इंशाल्लाह हम उससे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम पोर्ट्स के टर्मिनल्स में आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हमारी ट्रैफिक जो सेंट्रल एशियन के कंट्रीज़ हैं उसमें हम ट्रांसशिपमेंट करेंगे। हमें सबको मिल के इधर मेहनत करनी चाहिए ना। आला सतह कमेटी भी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो हो सके। अच्छी बात की आपने, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं रान साहब, कंस्ट्रक्टिव बात की है मिनिस्टर साहब ने कि चले मिलकर आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, मुश्किलात हैं तो कोई पॉजिटिव बात जो आप भी कहना चाहें, ताकि हुकूमत को कोई डायरेक्शन दे, बताएं, आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कि हुकूमत किस तरह कुछ चीज़ें बेहतर कर सकती है। एक तरफ तो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों में केसेज है, वो सारे मामले अपनी जगह, लेकिन चले मुल्क में तो चल रहा है ना, तो क्या चीज़ें ऐसी जो बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पहले तो लेकिन क्या ठीक कर सकते हैं कि इनमें तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मैं मशवरों से अगर हुकूमतें ठीक होती तो मेरे ख्याल दुनिया के सारे मुल्क ठीक होते हैं। दुनिया में कभी एडवाइस का मसला नहीं है, दुनिया में कभी मशवरे का मसला नहीं है, मसला है विल का, कॉम्पिटेंस का, इंटेग्रिटी का मसला होता है। मशवरों की क्या है, ये मैं पिछले दिन पढ़ा था कि जी कोई बरतानिया से कोई कंसल्टिंग फर्म हायर की है मुहियत चलाने। देखिए, इन्होंने 2022 से 23 इन्होंने एक्सपोर्ट $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कम की, $4 बिलियन की रेमिटेंस कम हुई, $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हुआ। अब मैं हम क्या बात करें, जब आप ये कहते हैं कि बात ना ये करें भाईजान, ये तो इकोनॉमी तो इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ के साइकिल के अंदर ले गए इकोनॉमी आपकी। पता है, ये शेख साहब को पता होगा, शेख साहब बड़े धीमे और बड़े समझदार आदमी और बड़े मंजे सियासतदान, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पार्लियामेंट में जब मिलते हैं ये हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन मसला इस टाइम ये है कि इनको पता है कि इस टाइम इकोनॉमी रुकी हुई है। फैसलाबाद के अंदर 100 सुपर मिल बंद हो चुकी है, ठीक है। वो गौहर एजाज साहब एक दिन टीवी पे फरमा रहे थे कि उन्होंने अपने सारी मिलें बंद कर दी हैं क्योंकि नॉन कंपेटिटिव हो चुकी है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जिस हुकूमत को पता कि उसने वो जाली तरीके से उसने वो आई हुई है जो कि अवाम को जवाब देनी है, वो तो अवाम से बदला ही लेगी ना, वो अवाम की इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप चेक करें कि जो 14 से 15 रुपए, मैक्सिमम 18 रुपए का जो बिजली का यूनिट था वो 80 रुपए पे कैसे चला गया। लोग तो यहाँ से महंगाई से इतनी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट, फैसलाबाद में आप आके देखें कितनी महंगाई है। पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमानों पे बात कर रही है। आपको पता है कि जो 11% पे महंगाई थी वो 48% पे पाकिस्तान की तरीके सबसे बड़ी महंगाई थी। जो डॉक्टर हफीज पाशा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट 50 साल से सबसे लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे के हर चीज ही खराब है, आईनी और कानूनी क्राइसिस भी पैदा की, इनका अब यही काम रह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई ये बात नहीं कर रहे, इनका काम सिर्फ ये सियासी शहीद बनने के। चले आखिर में ये भी बता दें, जो इंटरनल आपकी सियासी जमात में जो मसाइल है, अभी इस्लामाबाद में 22 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, मुमकिन हो पाएगा जलसा करना? क्योंकि पहले कोशिश की आपने मुल्क के काफ़ी शहरों में जलसे करने की, KPK में कर पाए, लेकिन वहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, तो इस्लामाबाद में जलसा कर पाएंगे? देखिए, आप बात सुनिए, आपकी बात के अंदर ये एक जवाब है। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 14, 15 और 16, देखिए हम मसला तो ये यहीं से पैदा होता है ना, वो गारंटी करता है राइट ऑफ असेंबल, राइट ऑफ स्पीच का, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो उसके अलावा लोगों को जलसा जुलूस करने की इजाजत देता है। सारी पार्टियां जलसा करती हैं, जमात इस्लामी ने जलसा किया है, वहां पे धरना दिया है, सारे कर रहे हैं। PTI से इनको क्या खौफ है, क्यों नहीं इजाजत है? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि क्या मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस करने की क्यों इजाजत नहीं है? कोई रैली करनी हो कोई इजाजत नहीं है। हमारे हजारों NOC ना मिला जलसा करेंगे, ये मिनिस्टर साहब से पूछेंगे क्यों इजाजत नहीं है मुख्तसरन, लेकिन ये बता दें NOC ना भी मिला जलसा करेंगे? पूछे ना, जब आप बात करते हैं, जब दुनिया, चले शेख साहब बताएं जी क्यों नहीं जलसा करने देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखिए ये बात सही कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए। जलसा जुलूस की जो हमारे आइन में
लेकिन ये देखिए ना, ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी तो हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है ना, कि अगर कोई सूरत हाल मखदूश हो जाए तो वो हुकूमत का काम होता है कि उसको भी मद्देनज़र रखना। जलसा जुलूस जो है ना, जो लाजमी है, वो तो हमारे जमहूरियत का हिस्सा है और हर पार्टी का हक है, बिल्कुल इनको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये यकीन दहानी चले आप ये कह रहे होनी चाहिए, काबीना का हिस्सा है और आप कह रहे हैं हुकूमत का हिस्सा है कि इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना चाहिए। रज़ा साहब, रज़ा भाई बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा है उनका कि पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हुकूमत में रह चुकी है, लेकिन उसको अपनी जो पब्लिक गैदरिंग है वो करने की इजाज़त नहीं मिलती। नहीं, ये तो खैर एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, इसमें तो फातिह भाई जो बात कर रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं। बाकी जो एप्रीहेंशन है उनके साथ जाहिर है कमेटियां होती हैं, हमेशा पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप और इंतजामिया बैठती है और जो भी एप्रीहेंशन होती है इंतजामिया की, उसको एड्रेस करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, वो प्रोसेस होगा। आई डोंट नो किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इजाजत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपका वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका प्रोग्राम खत्म होने की तरफ जा रहा है कि मुल्क में कैसे मईशत बेहतर होगी। मईशत बेहतर होने के लिए आदिल, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये सही कह रहे हैं कि सिर्फ मशवरों से और बातों से नहीं होगा। जब तक आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, अदम इस्तेकाम को खत्म नहीं करेंगे, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ना आपकी रेमिटेंसेज आपके पास उस तरीके से बढ़ेंगी, ना आप लोकल जो है वो लोगों की बेरोजगारी महंगाई को है ना कम कर सकेंगे। अब आपके अपने रिसोर्सेज क्या हैं? आप अपने रिसोर्सेज के अंदर देखिए ना, ये कैसर भाई बैठे हैं, रियासत का काम होता है अपने रिसोर्सेज बढ़ाए। ये बजाय रिसोर्सेज बढ़ाने के, जो इनको आईएमएफ भी मशवरा दे रहा है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आएं, आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट में लेकर आएं, आप दीगर ऐसी इनकम जो कि इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है। टैक्स पेइंग तो बहुत कम लोग हैं ना। अब जो सैलरीड क्लास टैक्स पेइंग है उस पर इतना बोझ डाल दिया गया है, क्या वो तो खुद मुल्क छोड़कर जाने के दुश्मन है। तो ये अपनी रिसोर्सेज को फैलाए ना। जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये तमाम चीजों की तरफ निशानदेही हुई है कि ये वो सेक्टर है कि सारा का सारा जो टैक्स नेट से बाहर है, इसको टैक्स नेट में लेकर आए, रिसोर्सेज बढ़ाएं। उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें, और वो उस तरह ही होगी जब किसी ना किसी स्टेज पे तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातें, पार्लियामान की जमातें, पार्लियामान से बाहर की जमातें, जब एक ग्रैंड डायलॉग करेंगी, जब एक ग्रैंड डायलॉग में बैठेंगे, बड़ी अच्छी आपने बात की, ग्रैंड डायलॉग इसकी जरूरत है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आएगी तो मामला आगे बढ़ेंगे। वरना हम देख रहे हैं जो गैर यकीनी की मुल्क में सूरत हाल है। कहा जा रहा था कि 2024 का इलेक्शन होगा, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो अनस्टेबिलिटी है वो मजीद बढ़ गई है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।